हेलो फ्रेंड, वेलकम टू प्रगति पथ। आई एम दीपाली। मैं आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज हमारी प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन की सीरीज़ की रिवीजन चल रही है उसमें ये ईवीएस की 5th क्लास है। इससे पहले की कोई भी क्लास अगर आप लोगों ने मिस की हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ईजिली मिल जाएगा। ये सीरीज़ एग्ज़ाम से पहले पूरी हो जाएगी और आपके ईच एंड एवरी क्वेश्चन को, हर तरह के क्वेश्चन को कवर करेगी। ठीक है, डेली हमारी सीरीज से अगर आप जुड़ेंगे तो 28 मार्क्स तक इजीली गेन कर पाएंगे। उसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर और लाइक ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, कोई भी नोटिफिकेशन होगा चैनल का तो टाइम टू टाइम आप लोगों तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम अपनी आज की सीरीज़ का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस वैज्ञानिक का नाम बताओ जिसने सबसे पहले मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और ये प्रूव किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, और इस अनुसंधान के लिए उन्हें दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल प्राइज दिया गया। द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु फर्स्ट peeped into a mosquito stomach and proved that mosquitoes spread malaria, and for his research was awarded Nobel Prize in Medicine in December 1902 is चार्ल्स डार्विन, ग्रेगोर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल या रोनाल्ड रोज। तो देखिए वो वैज्ञानिक थे जो सबसे पहले मच्छर के पेट में झांके, उनका नाम था रोनाल्ड रोज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रजत ने अपने फ्रेंड से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजर रहा हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। ठीक है, रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? रजत सेड टू हिज फ्रेंड, आई कैन नॉट प्ले बिकॉज आई एम डाउन विथ फीवर। आई पास थ्रू अ साइकिल ऑफ शिवरिंग, फीवर, हेडेक एंड फाइनली स्वेटिंग। आफ्टर माई ब्लड टेस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड मी बिटर मेडिसिन। रजत माइट बी सफरिंग फ्रॉम, वो कौन सी बीमारी से पीड़ित है? ये सारे सिम्टम कौन सी बीमारी के हैं? टाइफाइड, म्यादी बुखार के, डायरिया, अतिसार के, क्लोरिया, हैजा के या मलेरिया के। तो देखिए हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4। ये जितने भी सिम्टम्स हैं ना, ये सभी सिम्टम्स हैं मलेरिया के। अभी इस क्वेश्चन से आपके ना 2 क्वेश्चन क्लियर हुए हैं। एक, क्या आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है ना कि मलेरिया के सिम्टम क्या क्या होते हैं, है ना, और दूसरा आपको सिम्टम बता दे तो आपसे डिसीज पूछी जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अल बरूनी कौन था? हु वॉज अल बरूनी? ये कुतुब शाही सुल्तान हु रूल्ड ओवर अबाउट 40 ईयर। एक कुतुब शाही सुल्तान जिसने हमारे देश पर लगभग 40 ईयर राज किया। A trader from Afghanistan who came to study the dry fruit market of our country. वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवा के बाजारों का अध्ययन करने आया था। A traveler from Uzbekistan who wrote a book which is helpful to know the past of our country. ठीक है, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने हम एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। A traveler who traveled from Kashmir to Kanyakumari to study the culture of Indian people. वो एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति की स्टडी करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेवल किया। तो बताइए अल बरूनी कौन था? अल बरूनी था एक उज्बेकिस्तान का यात्री जिसने एक बुक लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में हमें जानने में हेल्पफुल है। ओके, द ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रात में जागने वाला जानवर हर चीज को, द एनिमल दैट आर अवेक एट द नाइट सी ऑब्जेक्ट, किस रंग में देखता है? हर कलर में देख सकता है, इन ऑल कलर, ओनली ब्लैक एंड वाइट कलर, केवल काली या सफ़ेद रंग में, ओनली इन ग्रीन कलर, केवल हरे रंग में, या सिर्फ रेड कलर में? तो देखिए जो जानवर रात में जागते हैं वो सिर्फ जिस चीज़ को भी देख पाते हैं वो ब्लैक एंड वाइट कलर ही में ही देख पाते हैं, कलर्स मीन्स और डिफरेंट कलर में नहीं देख पाते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट, यू कैन से कि सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है, जरूर आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन को बताओ। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट हर्ड। हाथियों के झुंड में केवल हथनियाँ और 14 से 15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं।
An elephant herd has mainly females and baby elephants up to 14 to 15 year old. हाथियों के एक झुंड में किसी एक परिवार के सदस्य होते हैं. An elephant herd comprise member of a particular family. झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है. The oldest female is the leader of the herd. एक झुंड में हथनियों और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है. An elephant herd may accommodate any number of female elephant and the young ones. तो देखिए कहीं आपसे सही स्टेटमेंट पूछने को बोलेगा और कहीं आपसे रॉन्ग स्टेटमेंट. तो देखिए ऑप्शंस दिए हैं ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड डी एंड सी एंड डी. तो देखिए हाथियों के झुंड में हाँ ये चीज़ होती है. एक ही फैमिली के मेंबर हो ये नहीं होता. हाँ सबसे जो बुजुर्ग हथनी होती है वो ही नेता होती है. कितनी भी नहीं होती, 12 से 13 होती है. तो राइट क्या होगा, ए और सी. ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. पंखड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं. इनसाइड द पेटल्स इन द मिडल ऑफ द फ्लावर वी फाइंड अ थिन पाउडरी स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, एंथर, परागकोश, पोलन, पराग, रेटिकल, मूलांकर, स्टिग्मा, वर्तिकान. तो देखिए आप लोगों ने फूल देखा होगा ना, फूल में पंखुड़ी भी देखी होगी. उसके अंदर होता है ना पतला पतला पाउडर जैसा, तो वो क्या होता है, वो होता है बेसिकली पराग, पोलन जिसे बोला जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट. नेक्स्ट पे चलते हैं. यदि आप रेलगाड़ी द्वारा अहमदाबाद गुजरात जाओ तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाले खाने की किन चीज़ें, मतलब बेचने वाले कौन से खाने की चीज़ें बेचते हुए नजर आएंगे. इफ़ यू गो टू अहमदाबाद गुजरात बाय ट्रेन then at Ahmedabad railway station you will find the most of the vendors are selling. क्या बेच रहे हैं सबसे ज़्यादा, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल, छोले भटूरे, लस्सी, इडली, चटनी और वड़ा चटनी, या पूरी, साग या ठंडा दूध. तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट. वहाँ पे यूजली ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल ये वहाँ पर ज़्यादा बेचे आपको स्टेशन पे दिखेंगे. ओके नेक्स्ट चलते हैं. देखिए ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी लास्ट वीडियो में भी करवाई हूँ. पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं, इसका रीज़न क्या है. द बर्ड्स मूव दियर नेक वेरी ऑफन बिकॉज वो उड़ सकते हैं. दे कैन फ्लाई. द बर्ड्स आइज आर फिक्स्ड, उनकी आंखों की पतलियाँ घूम नहीं सकती. द बर्ड्स हैव स्मॉल आइज, उनकी छोटी आँखें होती हैं. उनके ईयर जो होते हैं वो फेदर, पंखों से ढके हुए होते हैं. तो बताइए राइट वन कौन सा होगा. राइट वन होगा ऑप्शन नंबर 2. उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, वो फिक्स्ड होती हैं. ओके क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं. निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए. आफ्टर डायग्नोसिस डॉक्टर सेज टू अ पेशेंट दैट देयर इज लेस हीमोग्लोबिन इन हिज ब्लड. Which of the following should he eat to make up the deficiency of iron? चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, संतरा, गुड़, नींबू, मटर, या फिर आंवला, हरी पत्तेदार सब्जी और गुड़. तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट. उसको हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने के लिए आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए. ओके चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर. राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए. अकॉर्डिंग टू द नेशनल NCF 2005 strongly recommends the teaching of EVS at primary stage should primarily aim at. विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट, विषय के आधारभूत सिद्धांतों का सम्मिलन करना, मेमोराइजिंग बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द सब्जेक्ट, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, लिंकिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, मीन्स एक्वायरिंग स्किल टू कैरी आउट एक्सपेरिमेंट्स इंडिपेंडेंटली. मैंने आप लोगों को कल भी बताया था NCF बोलता है कि बच्चे को जो भी पढ़ाओ वो उसकी लाइफ से रिलेट करके पढ़ाओ, विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ कर पढ़ाओ, है ना. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट. क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं.
निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? Which one of the following is not consistent with the requirements of EVS curriculum at primary stage? उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए. It should equip the learners with knowledge and skills to enter the world of work. उसे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए. It should inculcate in learners a concern for environment. उसे शिक्षार्थियों की उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल रखना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए आगे ले जाए. It should engage learner in acquiring methods and process leading to generation of new knowledge. उसे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए. It should suit cognitive level of the learners. तो आपका राइट ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए कौन सा नहीं है. हमें बच्चों को सिर्फ काम के लिए नहीं पढ़ाना है ना, कि काम में लग जाओ, काम की दुनिया में घुस जाओ. शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना, मतलब काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान और कौशल से लैस करना, ये नहीं होना चाहिए उद्देश्य. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है. हायर प्रायोरिटी एंड स्पेस हैज़ बीन गिवन इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ऑन ईवीएस. मीन्स क्या चीज़ सबसे मेन है? विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करने के लिए, एक्सप्लेन बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द सब्जेक्ट, चिंतन विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराने के लिए, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू लर्नर फॉर कंटेम्पलेशन एंड वंडरिंग, तकनीकी शब्दावली की स्टिक परिभाषाएं उपलब्ध कराने के लिए, प्रोवाइड एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करने के लिए, इंक्लूड लार्ज नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. तो देखिए किसको सबसे उच्च स्थान पे रखा गया है. ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसे दी गई है कि बच्चों को चिंतन और विस्मय के अवसर उपलब्ध कराना. मीन्स आप लोग कितना ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, कितना सोच सकते हो, कितने क्रिएटिव बन सकते हो, ये बच्चों को प्रोवाइड कराना, ऐसे अवसर देना. नेक्स्ट पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें. पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? Which one of the following is not an objective of including poem and stories in EVS textbook? विषय में रुचि का विकास करना, टू डेवलप इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना, टू हैव अ चेंज इन रूटीन एंड मोनोटोनियस कंटेंट, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, टू प्रोवाइड फन एंड एंजॉयमेंट फॉर लर्नर्स, शिक्षार्थियों में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता योग्यता को बढ़ावा देना, टू प्रमोट इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव एबिलिटी इन द लर्नर. कौन सा उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2, नित्य और एकरस विषय वस्तु में बदलाव करना. दिस इज नॉट द उद्देश्य. क्वेश्चन नंबर 14 पे चलें. पर्यावरण अध्ययन की एक अच्छी पाठ्यचर्या को बच्चे के प्रति सही, जीवन के प्रति सही, विषय के प्रति सही होना चाहिए. पाठ्यचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती? Good EVS curriculum should be true to the child, true to the life, true to the subject. Which of the following characteristic of a curriculum does not meet the above requirement? देखिए नेगेटिव सेंस में पूछा है, नहीं करके पूछा है. यह भय और पूर्वाग्रहों से मुक्त होने के मूल्यों को बढ़ावा देती है. To promote the value of freedom from fear and prejudice. ठीक है, यह विषय को एक सामाजिक प्रक्रम के रूप में देखने के लिए शिक्षार्थियों हेतु आवश्यक. इट रिक्वायर्स द लर्नर टू व्यू द सब्जेक्ट एज अ सोशल एंटरप्राइज. यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर अधिक बल देती है. इट एम्फेसाइज मोर ऑन प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग. यह शब्दावली और परिभाषाओं पर अधिक बल देती है. इट एम्फेसाइज मोर ऑन टर्म एंड डेफिनेशन. तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उपयुक्त आवश्यकता को पूरा नहीं करती, तो नहीं करती है. यह शब्दावली और परिभाषाओं को लर्न करने पर अधिक बल नहीं देती है. ठीक है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन.
नलिनी कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को जानवर हमारे साथी प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। प्रकरण को और अधिक रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? नलिनी wants to introduce the topic on animals are friends to class 3rd students. In order to introduce the topic more interestingly, the best teaching strategy would be to विभिन्न जानवरों के चित्रों को प्रदर्शित करने वाले चित्रों का प्रयोग करना। यूज अ चार्ट शोइंग पिक्चर ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। विभिन्न जानवरों के चित्रों को शाम पट पर बनाना। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल ऑन द ब्लैक बोर्ड। जानवरों और उनकी उपयोगिता पर आधारित फिल्म प्रदर्शित करना। शो अ वीडियो फिल्म ऑन एनिमल्स एंड देयर यूजफुलनेस। शिक्षार्थियों को पाठ्य पुस्तकों में जानवरों के दिए गए चित्रों को देखने के लिए कहना। आस्क द स्टूडेंट टू सी द पिक्चर ऑफ एनिमल गिवन इन द टेक्स्ट बुक। सबसे बेस्ट मेथड होगा बच्चों को शॉर्ट वीडियोस होती हैं ना, शॉर्ट फिल्म्स होती हैं, वो दिखाओ एनिमल्स पर और उनकी उपयोगिता पर। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3। तो देखिए ये था हमारा आज के लिए। अगर आप हमारे इंस्टाग्राम से जुड़ना चाहते हो तो ये उसका लिंक है। हमारे टेलीग्राम के ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियोज़ लाइक करें। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।